हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का मिनी बुकलेट मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम एक नई सीरीज चला रहे हैं। मिनी बुकलेट के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं सभी को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सभी की पार्ट बाय पार्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। और इनका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है 10th क्लास मैथ के नाम से। वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने बहुत सारे सैम्पलर को सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को वॉच करके अपने जितने भी कंसेप्ट हैं सभी क्लियर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो ये देखिए, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है मिनी बुकलेट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 10th। ओके फ्रेंड्स, मैथ। तो देखिए, जो ये पेपर आएगा हमारे पास वो हमारा 80 मार्क्स का है। पूरा प्री बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है इस सैम्पल पर को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा ए पार्ट, इसे आज हमें सॉल्व करना है। ए पार्ट में हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 32 मार्क्स पक्के करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन बोला गया है चूज वन करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। हमें कहा गया है दो को प्राइम नंबर है हमारे पास। दो को प्राइम नंबर क्या होता है, चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले बताएं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो अपने टेबल पे जाएं और जिनका कोई भी कॉमन नंबर ना आए। जैसे कि को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर में 2 और 3 रख लिया, इनका कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इन्हीं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे ही अगर हम 3 और 5 रख लें, इनमें भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, जिनमें कॉमन ना आए या फिर वो नंबर जो आपस में या किसी के टेबल पे ना जाए। देखिए, जैसे कि 2 अपने टेबल पे जाता है, 3 अपने टेबल जाता है। अगला नंबर रखा है 3 और 5, ये भी इन दोनों में कोई भी कॉमन डिजिट नहीं आ रहा है। या फिर हम ऐसा कह लें जिनका कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 बने वो हमारा को प्राइम नंबर काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, और हमें बोला गया है इससे अकॉर्डिंग इनका एलसीएम क्या होगा। 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा। देखिए, अगर मैं 2 का एलसीएम करना चाहूँ तो 2 × 1 लिखूंगा और 3 का करना चाहूँ क्या लिखूंगा 1। तो कॉमन क्या आया 1। तो जो कॉमन आया वो होता है हमारा एचसीएफ। अगर हमें एलसीएम चाहिए जैसा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो 6 क्या है हमारा एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर है। ऑप्शन देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है एचसीएफ ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 0 या नन ऑफ दीज। तो क्या है हमारा बी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जितने भी नंबर निकालने को बोला जाए उनका हम प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 2, 3, 4, 5 बहुत सारे नंबर्स का भी एलसीएम निकालने को कहा जाता है। जैसे कि मैं 2 ही बोला था इसलिए हमने 2 ही फैक्टर को कंसीडर किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, 2 ही नंबर को कंसीडर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए, नो रियल नंबर, नो रियल जीरोस। ओके फ्रेंड्स, नो रियल जीरोस, टू इक्वल रियल जीरोस और 2 डिस्टिंक्ट जीरोस और 3 रियल जीरोस। देखिए, अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3। इट मीन्स यही वो स्टेटमेंट है जो कि गलत स्टेटमेंट कही जा रही है। और हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा आंसर है, बी, डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन इनकंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी डैश। हमें कहा गया है दो हमारे पास इक्वेशन दी गई है और बोला गया इनकंसिस्टेंट का केस क्या है। सबसे पहले देखिए जरा इनकंसिस्टेंट होता कहाँ पर है, तो आपको जरा क्लियर करें। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल जाएं, देखिए दोनों दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं
तो वो उस केस में इनकंसिस्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, सॉरी इनकंसिस्टेंट होते हैं कब होते हैं, जब वो पैरेलल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब दो लाइनें हमारे पास पैरेलल होती हैं तो हम उन दो लाइनों को कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। तो इट मीन्स ए इज़ अ राइट आंसर। बाकी अनदर जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है इफ 6 एंड k इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल्स टू में 0 देन द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू चाहिए और एक पॉइंट दिया गया है। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली है और ये जो पॉइंट दिया है वो भी लिख लिया है। जो पॉइंट दिया है इसमें पहला पॉइंट हमारा x है, दूसरा पॉइंट हमारा y है। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर आपको x देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप 6 फिल करेंगे और जहाँ पर y देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप k फिल करेंगे। चलिए फिल करते हैं। तो यहाँ आएगा 6, 3 इंटू 6 और यहाँ पर y जहाँ पे k और यह 22 और 0 वैसे का वैसा ही। अब देखिए क्या होगा, मैथ वाली टर्म ये रही हमारे पास और ये, तो सबसे पहले हम k लिखेंगे, 22 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे जिससे कि प्लस का हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको भी हम इधर ले आएंगे। तो क्या आएगा, 18 आएगा। 22 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। तो फाइनली 4 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो 4 हमारा पहला ऑप्शन है, ए इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला हुआ है, हमें कहा गया है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। इनमें से कौन से रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 रूट होते हैं, सॉरी 0 रूट होते हैं, 1 रूट होता है, 2 होता है या 3 रूट होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, तो बिल्कुल सही 2 रूट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 रूट्स। इट मीन्स सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट देन d मस्ट बी डैश। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमारे पास कोई ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। अगर हमारे पास d इक्वल्स टू 0 होता है तभी इनके रूट्स इक्वल होते हैं। किस केस में, d इक्वल्स टू 0 के केस में। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये रहा बी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, इट्स अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ x y एंड z आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म। हमें x y z कॉन्सिक्यूटिव टर्म बोली गई है ऑफ द AP और उसके बाद बोला गया इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो देखिए ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार चलने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3, या ये सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है जैसे कि 10 11 12। हमें 3 ही काउंट करने हैं तो हम ऐसी सीरीज को काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा आप और भी कई अपने अकॉर्डिंग और भी डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं डिजिट को यूज़ करें, कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, बस वो कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव वो सीरीज होती है जो लगातार चलती है, जिनके बीच का गैप सेम होता है, या चाहे वो 1 का गैप हो या 2 का गैप हो। 2 के केस में कंडीशन दी होता है पर 1 के केस में सिर्फ इतना बोला जाता है, इट्स अ कॉन्सिक्यूटिव सीरीज या फिर कॉन्सिक्यूटिव टर्म। अब देखिए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो AP सीरीज में इससे पहले हमने क्वेश्चन ये वाला किया नहीं था, तो देखिए कैसे करना है। जब AP सीरीज दिया होता है तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस आपको फाइंड नहीं करना है क्योंकि डिफरेंस पहले कॉन्सिक्यूटिव का सेम होता है। हमें देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन बताना है कौन सा आंसर है। तो याद रखिए कॉन्सिक्यूटिव जब भी आए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो अगर आपके पास 2 आ जाएगा तो बिल्कुल सही है। तो देखिए जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको। 3 और 1 में 3 और 1 को ऐड करो या 1 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2। इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है इसको भी ऐड करते हैं। 10 में 12 ऐड करो, 10 प्लस 12 ऐड किया कितना आया, 22। 22 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 11। तो बिल्कुल सही है जी। इट मीन्स हमारा जो आंसर है y इक्वल्स टू में x प्लस जेड अपॉन में 2 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है, तो B इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स,
ये जो मिनी बुकलेट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको यूनिक लगेंगे और बहुत सी हेल्पफुल क्वेश्चन भी हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको 100 दिलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं और इत्तेफाक से पेपर में आ जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इनकी जितने भी सैम्पल पेपर में अपलोड करूँगा उनको आपने बारीकी से ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द फोर्थ टर्म ऑफ AP -15, 18 और 21। हमें कहा हुआ है कि कोई AP सीरीज दे रखी है 15, -18, -15, -18 और 21। अब फोर्थ टर्म क्या है, तो देखिए पहले ये जो हमारी टर्म दे रखी है इनको हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं ऐसे। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, अगली हमारी फोर्थ टर्म होगी। कैसे आएगा, आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। आई होप आपने अब तक तो आंसर बता ही दिया होगा। 15 है, 15 में 3 ऐड किया, 18 में 3 ऐड किया, 21 में 3 ऐड किया, कितना आएगा 24। तो माइनस का 24 लिखेंगे क्योंकि ये सीरीज माइनस की चल रही है। तो क्या आएगा 24। तो फाइनली बी इज़ अ राइट आंसर, माइनस का 24। आई होप ये आपको आंसर आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है द साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो विच ऑफ दीज ऑफ द फ्रॉम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें बोला गया है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में, ये तीनों में तो डिजिट दिए हुए हैं, चौथे में नहीं दिया हुआ है। बोला है कौन सा डिजिट हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेटिफाइज होता है। तो बिल्कुल सही है, आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे और सभी का ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स होता है, रेज करते हैं इसको, इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा अटेम्प्ट कीजिए। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 25, 7 का स्क्वायर कितना है 49 और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 556। फाइनली ये क्या आएगा, दोनों को ऐड करके ये इक्वल टू नहीं आएगा। जो हमारे पास ये नंबर बनेगा 7 वाला, वही हमारा राइट आंसर। देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576 और 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625। दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 625। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा। जिसमें ये केस आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो रहा है, वही हमारा राइट आंसर है, वही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेटिफाइज है। इट मीन्स सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कोई डिस्टेंस बताना है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए लिख लेंगे और x1 y1 डिनोट कर देंगे, पॉइंट बी लिख लेंगे, x2 y2 डिनोट कर देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिए, यही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। रूट अंडर में मेरे साथ रिपीट कीजिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से डिनोट हो गया 0 और x1 की वैल्यू कितनी है 0, दोनों की वैल्यू 0 0, तो फाइनली 0 माइनस 0 क्या आएगा 0। अब y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, y1 की वैल्यू कितनी है 6, तो रूल का माइनस रूल आएगा और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 6 कितना आएगा माइनस का 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 का स्क्वायर कितना आएगा 8 माइनस का 8 इंटू माइनस 8 कितना आएगा 64 पॉजिटिव। तो 64 यहाँ लिख देंगे, 64 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 8। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे 8 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा 8 यूनिट। देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है, तो बी इज़ अ राइट आंसर 8 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डैश एज थीटा इंक्रीजिंग 0 टू, ये थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं इसको, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। मतलब अगर हमें कहा गया है साइन थीटा की जो वैल्यू है थीटा वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री 30 50 60 या 90 इस अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं, तो क्या हमारा साइन का जो साइन थीटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। तो दिखाते हैं आपको, साइन थीटा साइन 0 थीटा 0 होता है, साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। देखिए कुछ चीज़ें मोटी मोटी ध्यान दीजिएगा। साइन 0 0 है और साइन 30 पे 1/2 मतलब हाफ हो गया और साइन 90 पे 1 हो गया। तो देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है। इट मीन्स आंसर क्या लिखेंगे, ए, इंक्रीजिंग में होता है। ओके फ्रेंड्स, साइन थीटा जैसे ही इंक्रीज करेगा थीटा हमारा वैसे हमारी जो साइन की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। थीटा इट मीन्स एंगल और साइन थीटा पूरा का पूरा इंक्रीज होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन दिया गया है मिनी बुकलेट में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसी अकॉर्डिंग मिनी बुकलेट में, इस वाली बुकलेट में बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन हैं जो आपको 100 मार्क्स दिलाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर इक्वल्स टू डैश। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है 1। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए। तो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, साइन यहीं का यहीं रखेंगे और एक कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे। इसी अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हुई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम उसको, साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन का स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या आएगा, सी इज़ अ राइट आंसर। ये रहा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज एंड आर। हमें बोला गया है एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक सर्कल के एक पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। कितने, इनफाइनाइट। तो फाइनली डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। एक बात और क्लियर कर दें, इन्होंने हमें कहीं पर यह नहीं बोला गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। हमें सिर्फ इतना बोला गया है नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर या इज डैश। तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट कोई बोल दिया जाए तो वहाँ से हम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे। देयर इज अ डिफरेंस, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा हुआ है द शेडेड पोर्शन ऑफ अ गिवन इज कॉल्ड। हमारे पास ये फिगर बना रखी है और बोला गया जो इसमें कलर किया गया या शेड किया गया है उसको हम क्या कहेंगे। तो चलिए क्लियर करते हैं इसको भी। सबसे पहले आपको क्लियर करें कि हमारे पास जो ये पार्ट दिया गया है, जो यहाँ दिया हुआ है, वो हमारा माइनर सेगमेंट है। क्या है, माइनर सेगमेंट। छोटा है तो माइनर लगाएंगे हम, क्योंकि यही शेड पार्ट है, और जो बाकी बच जाता है वो मेजर बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कौन सा पार्ट है, माइनर सेगमेंट। इसका भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर्कल का, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, माइनर, मेजर, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, याद रखिए सेगमेंट हमेशा छोटा वाला पार्ट बनता है और वो सर्कल से टच नहीं होता। देखिए ये सर्कल से अगर ये टच करें ऐसे तो ये सेक्टर कहलाएगा, बट जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो आंसर क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। हमें कहा गया है मॉड दिया गया है जो कि 25 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इन सारे नंबर को आप देखिए कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, क्योंकि हमें मॉड पूछा गया है। तो मॉड का एक फॉर्मूला याद रखिए, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है, मॉड इज द हाईएस्ट ऑकरिंग इन द टर्म। हमें कहा गया है क्या होता है, ये मॉड क्या होता है, जो भी हमारे पास रकम दी हुई है उसमें जो रकम ज़्यादा बार आ रही है या जो टर्म हाईएस्ट बार रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वो हमारा मॉड होता है। तो देखिए ना, हमने देखा यहाँ पर 25 एक बार रिपीट हो गया, यहाँ 25 2 बार रिपीट हो गया, और यहाँ पर 25 3 बार रिपीट हो गया। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। और बोला गया मॉड हमारा 25 है। अगर मैं एक्स यहाँ पे 25 रख दूँ तो ये हमारा जो 25 है वो हमारा
4 टाइम रिपीट हो जाएगा, 4 टाइम रिपीट होगा। ओके फ्रेंड्स, 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली आंसर क्या है, सी इज अ राइट आंसर 25। अगर यहाँ पर 18 कहा होता ना तो हम 18 लिखते हैं यहाँ एक्स्ट्रा पे, क्योंकि 18 देखो ये भी हमारा काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 और 3 टाइम, उसके अकॉर्डिंग 20 भी रिपीट हो रहा है, 1 2 और यहाँ 3 टाइम। इससे अकॉर्डिंग बाकी नंबर भी है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म जो रिपीट हो रहा है वो 25 है। तो फाइनली 25 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हमें कहा गया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दी वेल सफेल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड दिए गए हैं, उनमें से बोला गया है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी गेटिंग कलर फेस कार्ड। कलर फेस कार्ड, सबसे पहले आपको क्लियर करें फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12 ऊपर लिखेंगे, 52 नीचे लिख देंगे और इनको कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक काम कीजिए, 4 टेबल कट कर लिए, 3 आएगा, यहाँ पर कट कर लीजिए 13। तो फाइनली 3/13 इज अ राइट आंसर। फेस कार्ड क्या होते हैं, जिन पे फेस बना होता है, जैसे फेस कुछ भी फेस बनाते हैं हम ऐसे, ये एक ऐसा फेस बना लिया, ऐसा फेस बना हो उसको हम कहते हैं फेस कार्ड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे किंग के ऊपर फेस बनाता है, क्वीन का फेस बनाता है और जैक का फेस बनाता है। तो हर कार्ड में हमारे पास 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे फेस बना होता है। तो कुल मिलाकर 12 कार्ड होते हैं जो कि फेस कार्ड होते हैं। ये कार्ड्स के ऊपर हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देखना ना भूलें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इज डी, 3/13 इज आर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, हमें बुलाया है इफ टू लाइन कॉन्सिडेंटल, इफ टू लाइन कॉन्सिडेंटल टू ईच अदर देन द पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट। हमें कहा गया है टू लाइन हमारी कॉन्सिडेंटल है ऑफ अदर ईच अदर, बोला गया है कि देन द पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट। तो आपको क्लियर करें कंसिस्टेंट कब होती है लाइन, जब हमारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या एक ही लाइन पर दूसरी लाइन भी बनी हो, तब उस केस में हम उसे कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। और जब कंसिस्टेंट होता है तो उसी को हम लिखते हैं कोइंसिडेंटल लाइन। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दी गई है हमें कहा गया है कॉन्सिडेंटल लाइन है, जो टू लाइन कॉन्सिडेंटल है, तो क्या वो हमारे पास कंसिस्टेंट भी होती है। तो बिल्कुल सही, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रू, ट्रू को टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज नॉट पैरेलल टू थर्ड साइड। वैसे आपको ये बता दें ये हमारी बीपीटी की एक स्टेटमेंट है, जिसमें हमसे कहा जाता है कि टू लाइन्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द सेम रेशो। बोला गया है अ लाइन डिवाइड एनी टू लाइन, एक लाइन जो होती है वो बाकी दो लाइनों को डिवाइड करती है। जैसे ये 2 लाइन है, इनको डिवाइड करती है तो ये आपस में पैरेलल बनती है, बट इन्होंने कहा है नॉट पैरेलल, तो ये कंडीशन रॉन्ग के कंडीशन है। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर में आपके लिखेंगे फॉल्स को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है एनी पॉइंट 2 and 3 लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 और 3 को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 1 2 3। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाना नहीं, हमें जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए ये जो पहला पॉइंट है वो हमारा होता है x, दूसरा पॉइंट होता है हमारा y। तो हम क्या करेंगे 2 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और 3 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा वो पॉइंट है जो कि हमसे पूछा गया है। अब ये बताइए ये जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पे है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस है। तो किसी भी तो नहीं है, किसी पर भी नहीं है ये हमारा, तो हम क्या लिखेंगे फॉल्स। क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर इसका लिखेंगे
फॉल्स। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है ए 2a 3a 4a डैश इन दी AP सीरीज, और बोला गया है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। A1 लिखा, A2 लिखा, A3 A4, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करके, मतलब A2 में से अगर 1 माइनस कर दूंगा, सॉरी A माइनस कर दूंगा, अगर सेम आ रहा है डिस्टेंस, इनका भी डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारा AP सीरीज है। हम क्या करेंगे 2a में से a माइनस करेंगे, तो a कहने का मतलब 1a। ओके फ्रेंड्स, a कहने का मतलब 1a। 2a में से 1a माइनस करिए कितना आएगा 1a, या सिंपली a लिख लीजिए। इसी अकॉर्डिंग अगर हम 3a में से 2a माइनस करेंगे, अगर हमारे पास a आ जाएगा या 1a आ जाएगा, इट मीन्स ये AP सीरीज है। तो हम क्या करेंगे 3a में से 2a माइनस करेंगे, कितना आएगा a या 1a, तो दोनों सेम आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स अ ट्रू। क्या लिखेंगे, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, AP सीरीज में ये है, तो हम आंसर में लिखेंगे ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा इक्वल्स टू होते हैं या नहीं। तो क्लियर करते हैं, हमें बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, क्या इक्वल होते भी हैं, तो बिल्कुल सही है जी। साइन 45 पे और कॉस 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन इज 3:1, ट्रू है या फॉल्स। देखिए हमें कहा गया है, हमने एक सिलेंडर बनाया और एक कोन बनाया, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा कोन है, और बोला गया क्या ये 3:1 में डिवाइड होगा, अगर होगा तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स। चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ से ये जो 3 है, ये जो 3 है वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे बनेगा 3π² थीटा और यहाँ पर πr² थीटा। अब देखिए ये जो चीज़ है ये पूरी आप कैंसिल कर दीजिए, जिससे कि यहाँ क्या बचेगा 1, कुछ नहीं मतलब बचा तो 1, तो क्या लिखेंगे 3:1। तो फाइनली बिल्कुल सही है, इसको हम इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आंसर में क्या लिखेंगे, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है द रिलेशन बिटवीन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। हमें कहा गया है क्या हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स। क्या फॉर्मूला है, 2 मीन -3 मॉड इक्वल्स टू में मीडियन। तो आपको क्लियर करें कि ये जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, 3 मीडियन इक्वल्स टू में मॉड प्लस 2 मीन। इसी को हम एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, इसी को ड्राइव करके बताया गया। देखिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये देखिए हमने लिखा है 2 मीन -3 मॉड इक्वल्स टू मीन, ये दिया हुआ है, और इसी को अगर आप ड्राइव करेंगे, जो आपका रियल फार्मूला है ये आपका रियल फार्मूला है। ओके फ्रेंड्स, मीन 3 मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, इसी फॉर्मूले से हम सेंट्रल टेंडेंसी काउंट करते हैं। ये एक गलत फार्मूला दिया हुआ है, इट मीन्स ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कही गई है। आंसर में आप फॉल्स टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आंसर में आप फॉल्स टिक करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को कई तरह से पूछा जाता है। देखिए 3 मीडियन लिखकर ये 2 मीन इधर ला जाता है, जिससे कि ये मॉड बन जाएगा, और ये मॉड फार्मूले फाइंड करने का एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे, मॉड इक्वल्स टू में 3 मीडियन -2 मीन। अब देखिए मैं याद करने का आपको तरीका बताऊँ, ये फार्मूला याद कैसे रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, जो मीडियन होता है उसकी स्पेलिंग काउंट कीजिए और मीडियन की स्पेलिंग काउंट कीजिए मीन की। मीडियन में थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है तो 3 डिजिट यूज़ कर लिए, मीन में थोड़ी छोटी स्पेलिंग है तो आप 2 काउंट कर लीजिए, मीन हम माइनस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपने एक फार्मूला रीड करना है, ये रीड कर लीजिए या ये रीड कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे
दोनों ही एक ही फार्मूला है। तो फाइनली जो ये कंडीशन दी गई थी ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर बी नेगेटिव। क्या हमारा कोई प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है नेगेटिव होता है? तो बिल्कुल गलत है जी, कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड्स, कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे? इट्स अ ट्रू, और ट्रू को टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारी प्रोबेबिलिटी पॉइंटों में काउंट हो सकती है, 0.5 परसेंटेज में काउंट हो सकती है, 50%, 30%, और अपॉन में काउंट हो सकती है 2/3, 1/2 ऐसा, पर नेगेटिव कभी काउंट नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी को काउंट नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिलअप्स है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है इन द ग्राफ ऑफ द पोइनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ट्वाइस देन द जीरो ऑफ पोइनोमियल आर डैश। हमें कहा गया है कोई हमारा पी एक्स है, कोई पी एक्स लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट कर रही है। कितने टाइम? 2 टाइम। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको 2 बार लाइन को कट होता हुआ दिखाना है। तो देखिए 2 बार कट हो रही है। इस ग्राफ को आप ऊपर भी कट कर सकते हैं एज विश, जैसे कि हम ड्रॉ करें ऐसा, तब भी चलेगा। बस पॉइंट हमारा 2 टाइम कट होना चाहिए जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो बिल्कुल सही है जी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 2। इट मीन्स सी। आप आंसर फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिलअप्स है। फिलअप्स में अपने आंसर को फिल भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 equals to 0 and a2x b2y and c2 equals to 0, if a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 then the pair of linear r dash। कंसिस्टेंट वाले केस में हमें क्या होता है, हमारे पास a1 बाय a2 और b1 बाय b2 c1 बाय c2, और ये सारी टर्में अगर आपके पास इक्वल दे रखी हों तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर तीनों कंडीशन दे रखी थी, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 ऑल आर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दो लाइन होती हैं, वो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होती है। उस केस में हम इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इट मीन्स इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है? हमें कहा गया है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। हमें कहा गया है इनमें से कौन से ट्रायंगल हैं जो सिमिलर बनेंगे। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनता है। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी सभी साइडें बराबर। अगर मैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं बड़े बड़े तो सभी साइडें बराबर ही होंगी, तो इसको कहते हैं सिमिलर। उसी अकॉर्डिंग अगर हम आइसोलेसिस बनाते हैं, आइसोलेसिस में 2 साइड्स आर इक्वल। अब कोई बड़ा ट्रायंगल बना दूं, उसमें अगर मैं इक्वल यहाँ दिखाऊं तो ये सिमिलर केस तो बन रहा है पर ट्रायंगल उल्टी बन रही है। तो हर चीज़ें एक बराबर होनी चाहिए। तो क्या आएगा? इक्वलेटरल ट्रायंगल या इक्वल ट्रायंगल आर सेम या सिमिलर। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? इक्वलेटरल। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इक्वलेटरल ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं। इट मीन्स अगर 2 इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाएं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो आपस में सिमिलर ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ये हमारा एक पॉइंट है, स्मॉल ए और बी लिखा हुआ है, एंड 0 एंड 0 इज डैश। हमें कहा गया है एक पॉइंट हमारा, ये हमारा हमने कैपिटल ए रख लिया है, ये जो पॉइंट है ए और बी है, और बी वाला पॉइंट हमारा 0 0 है। हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला क्या है?
रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x1 और y1 ऐसे फिल कर लीजिए और इस फॉर्मूले में फिलअप कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है a, तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू b, माइनस का b यहाँ लग देंगे, रूल का माइनस था। तो ये देखिए अगर आप 0 में से a माइनस करेंगे क्या आएगा, a ही आएगा, माइनस का a, तो माइनस का a का स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा a का स्क्वायर, इसी अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे b का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन कहाँ देखने को मिलती है, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, वो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आइए इनको भी करते हैं। हमें कहा गया है 9 सेकेंड a माइनस 9 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू डैश। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपनी आंसर शीट पे ऐसा लिखेंगे और दोनों में से 9 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 हमने बाहर लिख लिया। अब ये अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, इसकी पूरे की वैल्यू होती है हमारे पास 1, क्या होती है 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9। फाइनली 9 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द एरिया बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। हमें कहा गया है अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और ये होती है हमारी आर्क, दो रेडियस मिलकर अगर सर्कमफ्रेंस के किसी ही हिस्से में या किसी आर्क को लगा दें या बंद कर दें, तो जो ये चीज़ बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आई रिपीट अगेन, देखिए सर्कल में हमारे पास ये रही हमारी आर्क और ये रहे दो रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, मिलकर देखिए एक सेक्टर क्रिएट कर देंगे। इसी को हम एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर के नाम से जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर तो खैर निकालेंगे, हमें बोला गया था कि वो उसे कहते क्या हैं, तो क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इट मीन्स सी इज आ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर को हम ओ मान लेंगे और बाहर कोई पॉइंट है वो हमारा क्यू है। ओके फ्रेंड्स, क्यू से लेकर टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो 24 दिया हुआ है और सेंटर से लेकर क्यू का डिस्टेंस दे रखा है 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ सेंटीमीटर भी मेंशन कर सकते हैं। और हमें बोला गया है द रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, तो देखिए अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइपोटेनस हमारा 25 है, परपेंडिकुलर हमारा 24 है। अगर हम इसे पाइथागोरस लाएंगे तो रेडियस कितना आएगा 7, तो बिल्कुल सही है। या आई होप आपने ये आंसर हमसे पहले निकाल लिया होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सी, 7 इज द राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें पाइथागोरस लाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे आप ट्रायंगल सीधा कर लीजिएगा, अब ये 90 बन रहा है, इसमें पाइथागोरस लगा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज डैश। हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम इस अकॉर्डिंग लिखते हैं पी ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट को हम इस अकॉर्डिंग लिखते हैं इक्वल्स टू में क्या होता है वो हमारा 1। आई होप ये भी आंसर आपको पहले से क्लियर होगा, तो बी इज अ राइट आंसर 1। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट बन के आएगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस तरह के हमने और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर पोल स्टार के सैम्पल पर सॉल्व किए हुए हैं और प्री बोर्ड वाले सैम्पल पर भी सॉल्व किए हुए हैं। हमने प्री बोर्ड वाले हमने 2 सैम्पल पर सॉल्व किए हुए हैं और साथ ही साथ अब ये सीरीज़ हमने मिनी बुकलेट की स्टार्ट की हुई है। ओके फ्रेंड्स,
इस सीरीज़ में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं या जितने सैम्पल पेपर दिए हैं ये हम सारे सॉल्व करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।